आपका एक बार फिर से अनिवार्य हिंदी आरोह पुस्तक कक्षा 11 के अंदर स्वागत है। हम काव्य खंड के अंदर वे आंखें कविता पढ़ रहे थे। वे आंखें अर्थात किसान की जो सामाजिक पीड़ा है, किसान का जो दुख है, उसे प्रतीकात्मक रूप में वे आंखें प्रसंग के माध्यम से हमारे सामने बताया गया है। जैसा कि पूर्व में हमने पढ़ा था, किसान को वे जो लहराते हुए खेत है वे दिख रहे हैं, उसके सामने वे लहराते हुए खेत है वे प्रकट होते हैं। जमींदार के द्वारा उसके पुत्र को मार दिया गया है। ये पिछले वीडियो के अंदर हमने क्लास के अंदर पढ़ा था। तो खड़ी बोली हिंदी के अंदर और तत्सम प्रधान और मुहावरे और अलंकारिक युक्त इस कविता को आज हम फिर से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से हम आज प्रारंभ करते हैं। पहला काव्यांश यानी 4 पंक्तियों को पढ़ते हैं। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुपती वहाँ, कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। बरघों का अर्थ है बैलों। बरघों का अर्थ है बैलों की जोड़ी। कुर्क का अर्थ है नीलाम। ध्यान रखिएगा, कुछ इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो कुर्क का अर्थ है नीलाम। वे आंखें इस शीर्षक कविता के अंदर कवि बताता है कि किसान के ऊपर जो कर्ज था, वहाँ कर्ज है, वहाँ साहूकार को वहाँ चुका नहीं पाया है। किसान को कर्ज न देने वाले उस निर्दयी साहूकार ने उस पर उसका जो सारा का सारा जो घर है वहाँ बिकवा दिया। अर्थात पूरा का पूरा ब्याज न देने के कारण उसका जो घर है वहाँ बिकवा दिया है। महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और ब्याज की एक कौड़ी तक भी नहीं छोड़ी। पूर्व में हम देखते हैं सामाजिक व्यवस्था और अभी की भी अगर देखें तो मूलधन के अलावा जो ब्याज होता है वहाँ ब्याज भी महाजन छोड़ते नहीं हैं। वहाँ भी पूरा 1 रुपया भी उसके अंदर नहीं छोड़ते हैं, ले लेते हैं। तो उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, हालांकि अभी तो उसमें बहुत कुछ सुधार हुआ है, लेकिन उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी वहाँ बहुत ही दयनीय थी, खास करके कृषक वर्ग के प्रति। रह रहे आँखों में चुपती वहाँ, कुर्क हुई बरगों की जोड़ी। कवि आगे बताते हैं कि उसकी आँखों में उसकी अपनी वहाँ बैलों की जोड़ी है, वहाँ रह रहकर चुभन पैदा करती है, कशक पैदा करती है। कुर्क हुई बरगों की जोड़ी, और उसके साहूकार ने अर्थात जमींदार ने उसे नीलाम करवाकर उसके जो बैल है वे भी छीन लिए हैं। अब वह किसान निरंतर सोचता रहता है और निरंतर दुखी रहता है। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो शुक की खेती। कवि अत्यधिक निराश है और उसकी जो जीवन गाथा है एक कहानी के रूप में कवि हमारे सामने प्रकट करता है। उजरी उसकी सफ़ेद गाय का नाम है, ठीक है ना। उजरी उसकी सफ़ेद गाय का नाम है। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती। कवि कहता है कि उसकी जो उजरी नामक गाय है, सफ़ेद गाय है, उसके अलावा किसी भी दूसरे आदमी को अपने पास दूध निकालने के लिए आने नहीं देती है। गाय की विशेषता होती है, जो उनका मालिक होता है वही उसको दो सकता है, अगर कोई अन्य आ जाता है तो उसे लात मारती है। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो शुक की खेती। कवि कहता है कि उस किसान के आँखों के आगे गाय का प्रेम है वहाँ बार बार प्रकट होता रहता है, आगे आता रहता है। बेचारे जो किसान है वहाँ उसकी जो खेती है वहाँ उजड़ गई है
और हरदम उसकी आंखों के सामने वह नाचा करती है। अर्थात नाचा करने का मतलब है उसके सामने बार बार वह जो दृश्य है, वहाँ हरियाली खेत है, गाय है, बैल है, ये सब चित्र सजीव के रूप में उसके सामने बार बार प्रकट हो रहे हैं। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली, आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई मर। बहुत ही एक तरह से मानवता को लेकर या मानवीकरण को लेकर बहुत ही एक अच्छी पंक्तियां यहाँ उस समय की स्थिति को दर्शाती है कि किसान की जो स्थिति थी वहाँ किस प्रकार की और भी भयंकर भयंकर होती या और भी दयनीय होती चली गई। तो किसान की उसी सामाजिक स्थिति और उस समय की दयनीय स्थिति का वर्णन करता हुआ कवि आगे कहता है कि कवि पंत आगे कहते हैं कि उस किसान के निरंतर आंखों से आंसू बहते रहते हैं। उसकी घरवाली यानी जो पत्नी है वहाँ एक बार बीमार पड़ गई और बीमार पड़ने पर उसका जो इलाज है उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। ये कहानी के रूप में कवि बता रहा है कि बिना दवा दर्पण के, दर्पण दवा आदि, दर्पण के आदि जो शब्द होता है वह यहाँ दर्पण के लिए आया है। बिना दवा दर्पण के घरनी यानी गृहिणी पत्नी, स्वर्ग चली यानी स्वर्ग सिधारना मुहावरे के रूप में प्रकट हुआ है। आंखें आती पर, और उसे देख देख कर बार बार आंखों से आंसू निकल जाते हैं। देख रेख से बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। और पत्नी के मर जाने के बाद में जो दूध मुही यानी दूध पीती हुई जो बिटिया थी वहाँ भी ठीक तरह से संभाल न रखने के कारण या उसकी देख रेख न होने के कारण वह भी मर गई। देखिए अब किसान के साथ में खेतों को तो छोड़िए, उस खेतों से प्रभावित होने के बाद में उसकी जो खुद की स्थिति है वह किस प्रकार की और भी दयनीय होती चली गई और भी बिगड़ती चली गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कवि आगे बताता है कि उसकी जो छोटी सी बेटी थी वह भी मर गई। किसान के पास पैसा न होने के कारण, देखभाल होने के कारण दूध मुही जो बेटी थी वहीं भी मर गई। उस दुखी किसान के घर में स्वर्गीय पुत्र की जो विधवा बहू थी वह बच गई थी, क्योंकि हमने ये पूर्व में पढ़ लिया है कि कारकुनों की लाठियों से उसके बेटे को मार दिया गया था जो उसकी आंख का तारा था। तो उसकी जो पतोहू है, बहू है, वह उसके साथ में रह रही थी। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, वहाँ दुखिया बहू को भी अत्याचारियों के हाथों में पड़ जिस तरह अपने प्राण गंवाने पड़े, उसकी मार्मिक घटना जो है वह कवि आगे प्रकट करता है कि किसान के घर में उसकी विधवा पुत्रवधू रहती थी, स्वभाव से रूपवती गुणवान थी, लेकिन वहाँ पति की हत्यारिन भी थी। अब पति की हत्यारिन देखिए कैसे थी, क्योंकि अशिक्षित और परंपरावादी समाज में किसी विवाहित नवयुवक के मर जाने पर घर से बाहर लोग उसकी विधवा बहू के संबंध में प्राय कहते सुनते हैं या अनेक प्रकार के लांछन लगाते हैं कि वो अपने पति को खा गई, मनुष्य थी, इस प्रकार से। यहाँ कवि ने उसी लोक मान्यता का उल्लेख किया है कि समाज में आज भी और उस समय भी ऐसी लोक मान्यताएं मानवतावादी दृष्टिकोण के अंदर हमेशा रहती थी और आज भी गांवों के अंदर और शहरों के अंदर रहती है। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। उस किसान की बहू को साहूकारों ने, कोतवालों ने एक दिन मंगाया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। कवि ने आगे बताया है मुहावरेदार भाषा के अंदर, आंखें भरना, कुएं में
डूब मरना, ये सब मुहावरे हैं। मैंने पहले ही बता दिया है, मुहावरों का प्रयोग इसके अंदर बखूबी किया गया है। कवि आगे बताता है कि पत्नी और पुत्र वधू के मर जाने पर किसान ऐसा मतलब मन में सोचता है कि खैर औरत तो पैर की जूती के समान होती है, पैर की जूती एक बार मतलब फट जाए तो दूसरी पहनी जा सकती है। अर्थात यदि उसका पुत्र जीवित होता तो वह जो पुत्र वधू के मर जाने पर दूसरी शादी कर लेता। इसी प्रसंग में वह सोचता है, मेरे जवान बेटे को याद कर कर उसकी छाती फटने लगती है और उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं, उसे अत्यधिक दुख होता है। इसी प्रसंग में वह सोचता है आगे, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने में गढ़ वहाँ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। कवि आगे कहता है कि जब उस किसान को अपने बीते हुए सूखे भरे दिन याद आते हैं तो उनको याद कर वहाँ क्षण भर के लिए उसकी आंखें चमक जाती है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर के लिए चमक लाती है। अपने लहराते हुए खेत, धन्य धान्य खेत, भरा पूरा परिवार, उन सब स्थितियों को जब वह देखता है तो उसे उसकी आंखें चमक उठती है, वह प्रसन्न होता है। तुरंत सुनने में गढ़ वहाँ चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती, लेकिन उसकी वे आंखें सुनने में टकटकी लगाए देखती रहती है। जीवन में उसे स्वप्न सा प्रतीत होने लगता है और जीवन में शून्यता छा जाती है। क्यों? क्योंकि पिछले क्षणों की जब वह याद करता है तो वे कांटे जैसी तीखी नोक के समान उसके पीड़ा देती रहती है। उसकी आंखें तीखी नोक के समान उसकी स्मृतियों के अंदर गड़ने लगती है और उसे अत्यधिक वापस से क्या होता है, मन में दुख होता है। चितवन का अर्थ है मन। तो इस प्रकार से यह जो कविता है खड़ी बोली हिंदी के अंदर, सरल भाषा के अंदर, किसान की उस समय की जो स्थिति है उसका पूरा का पूरा बखान करती है। खड़ी बोली हिंदी के अंदर इसको हमने पढ़ा है। तत्सम प्रधान भाषा है, मुहावरेदार भाषा है, अलंकारिक भाषा है। ये सब बातें भाषा सौंदर्य के अंदर आपको लिखनी पड़ेगी, इसीलिए मैं बार बार आपको उस पर अवगत करवा रहा हूँ। अब हम प्रश्नों पर चलते हैं। यहाँ पहला जो प्रश्न है यहाँ आपको करने के लिए गृह कार्य में दिया था। दूसरा प्रश्न आज देखिए कि कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। तो कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार है, महाजन है, उन्हें बताया गया है जिम्मेदार। घर से द्वार से निकाल देना, बेदखल करना, पत्नी बेटा बेटी पुत्र वधू से दूर होना, उनको मार देना, ये सब स्थितियाँ हमें उसके अंदर लिखनी है। तो एक प्रश्न यह करना है, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमने अभी पंक्तियाँ पढ़ी है। तो पिछले सुख देखिए कैसा था कि किसान जीवन के दिनों में बताया गया है कि जब जो किसान था वो भरे बुरे परिवार में रहता था, वह खेतों का मालिक कहलाता था, उसके पास जोतने के लिए बैल थे, धोने के लिए गाय थी, लहराते हुए खेत थे। तो ये उसके क्या थे? पिछले सुख थे। तो यहाँ भी आपको प्रश्न करना है। दो प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद हम इधर आते हैं। तो व्याख्या जैसे ही ये प्रश्न है यहाँ आपको करने हैं। 4 के अंदर क और ख ये 2 गृह कार्य के अंदर करने हैं, ठीक है। और बाकी 2 प्रश्न हैं, तो कुल 4 प्रश्न आपके सामने हो गए हैं। तो ये हमारी कविता थी। इन प्रश्नों को आप करिएगा। शब्दार्थ नहीं उतारे थे, थोड़े ही दिए हैं, तो एक बार उनको वापस से उतार लीजिएगा। अगले क्लास के अंदर हम अगले पाठ के साथ में और आगे बढ़ेंगे। और काव्य का एक और पाठ है जो भवानी प्रसाद मिश्र कवि का है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि ये सामने आपके दिया है भवानी प्रसाद मिश्र की, इसकी कविता पढ़ेंगे, घर की याद। तब तक के लिए इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से करिएगा। पाठ को वापस से पढ़िएगा, कविता को वापस से पढ़िएगा। सरल परिभाषा में है तो आपको समझ में आ जाएगी।